दूं तो बच्चे बेसिकली आज के हमारा जो लेक्चर होगा इसके हमारे बेसिकली दो पार्ट्स होंगे। इस एक के अंदर हम लोग प्रीवियसली लिवर का थोड़ा सा टॉपिक ये वाला कंप्लीट करेंगे और मतलब जो अगला पार्ट होगा हमारा उसके अंदर हम लोग गॉल ब्लैडर से रिलेटेड चीजों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चे मेरा कर्सर को आपने फॉलो करना है, जो जो चीजें मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ उसको आपने देखते जाना है। ये देखें बच्चे, बेले एंड लव के अंदर भी इस तरह की कोई फ्लो चार्ट आपको नहीं मिलेगा जितना अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की प्रॉपर मैनेजमेंट इस ग्राफ के अंदर इस फ्लो चार्ट में दी हुई है। लेकिन ये आपको तभी समझ आएगी जब आप लोग सबसे पहले ये जो नीचे इसकी डिटेल लिखी है लाइंस में जहाँ पे मेरा एरो मूव कर रहा है, ये वाले एब्रीविएशन आप लोग एक दफा समझ लेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक दफा रीड कर रहा हूँ, काइंडली फोकस्ड होके। पिक्चर आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा एसोफेजियल वेरिसिस की मैनेजमेंट की भी और इसकी भी आज इंशाल्लाह ताला। सॉरी मैं भूल गया था उस दिन ये। तो अभी आप लोग फिलहाल चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ये देखें सबसे पहले के एल्गोरिदम क्या है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की जितनी भी डिटेल्स बच्चे आप लोगों को दी हुई हैं और मैंने पिछले लेक्चर्स में भी थोड़ी बहुत जो बताई थी, तो वो आपने कोरिलेट करनी है। बाकी आप लोग जिस बुक से भी पढ़ना चाह रहे हैं दैट्स गोइंग टू वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये पैदा होती है कि आप लोग इसकी मैनेजमेंट के एमसीक्यूज का आंसर कैसे देते हैं। तो ट्रीटमेंट एल्गोरिदम फॉर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बिगिंस विद determining whether the patient is a resection candidate और liver transplant candidate। सबसे पहले आपके लिए ये डिटरमिन करना जरूरी है कि पेशेंट की सर्जरी होनी चाहिए, उसके अंदर उसके लिवर को रिजेक्ट किया जाए, काटा जाए, रिमूव किया जाए उस लीजन को जो कि कैंसरस है, या फिर पूरे का पूरा लिवर रिमूव करना पड़ेगा और नया लिवर एक ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। आगे लिखा है बिली से बनता है बिलिरुबिन लेवल्स मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, चाइल्ड से बनता है चाइल्ड टर्कोट पोप क्लासिफिकेशन, एलएपी से बनता है लैप्रोस्कोपिक, एलडीएलडी से बनता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, एलन से बनता है लिम्फ नोड, एमईएलडी से बनता है मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज जो कि हम लोग डेविडसन में भी पढ़ेंगे। मेल्ट स्कोर बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ओएलटीएच से बनता है ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन, पर्क से बनता है परक्यूटेनियस, आरएफए से बनता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, टेस्ट से बनता है ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, टीएक्स से बनता है ट्रांसप्लांटेशन, यूएनओएस से बनता है यूनाइटेड नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग, वीएएससी से बनता है वास्कुलर। अब ये चीजें बच्चे मैंने आपको सारी एक दफा बता दी। अब आप लोग देखें कि ट्रीटमेंट एल्गोरिदम क्या है। अगर आप लोग पिक्चर लेना चाहें तो यहाँ पे भी पिक्चर ले सकते हैं और मैं भी आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। सबसे पहली चीज ये देखें जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया डिफरेंट टेस्ट के थ्रू, हिस्टोपैथोलॉजिकली भी प्रूव करवा लिया। आपको पता है कि किसी भी चीज का गोल्ड स्टैंडर्ड, अगर आप लोग खास तौर पे कैंसर्स की बात करें तो कैंसर्स के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड चीज जो है सिवाय ब्लड कैंसर के वो हिस्टोपैथोलॉजी है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कहते हैं कि जब भी किसी बंदे को बैक्टीरियल इंफेक्शन होते हैं तो उसका गोल्ड स्टैंडर्ड उस बैक्टीरिया का कल्चर होता है। अब आप ये देखें कि हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को आइडेंटिफाई करने के बाद सर्जन और बाकी जो क्लिनिशियंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम करने की और यह डिटरमिन करने की कि पेशेंट रिजेक्शन के काबिल है या ट्रांसप्लांटेशन के काबिल है। अगर पेशेंट जो है वो रिजेक्शन के काबिल है, यस की ऑप्शन पहले हम कंसिडर करते हैं, तो उसका लिवर नॉन सिरोटिक होना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड पुग ए क्लासिफिकेशन में उसे फॉल करना चाहिए, सिंगल लीजन होना चाहिए और मेटास्टेसिस नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक बंदे में हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मेटास्टेसाइज कर चुका है तो उसका लिवर ट्रांसप्लांट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसका लिवर ट्रांसप्लांट करके मतलब आपने क्या करना है? उसकी वजह यह है कि कैंसर तो ऑलरेडी स्प्रेड कर चुका है, तो लिवर को ठीक करके क्या करना है आपने? दूसरी चीज बच्चे आपको ये बताऊं कि चाइल्ड स्पोक क्लासिफिकेशन की जो स्कोरिंग दी हुई है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी करवाई थी, वो आप लोगों को टिप पे आनी चाहिए। अगर वो आपको नहीं आती तो आप लोग लिवर की डिफरेंट डिजीजेस की जो डिजीज वाइज ट्रीटमेंट होती है उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे आप लोगों को मैं पॉइंटर देता चलूं कि चाइल्ड पुग ए क्लासिफिकेशन का जो स्कोर होता है वो होता है 5 to 6। ठीक है, और जो चाइल्ड टर्कोट पुग क्लासिफिकेशन बी का स्कोर होता है वो होता है 7 to 9 पॉइंट्स, और चाइल्ड सी का होता है 10 to 15 पॉइंट्स, यानी कि फुली डिस्ट्रॉयड या सिरोटिक लिवर आप कह लें। दूसरी एक और चीज मैं आपको ये बताऊं कि सिरोसिस जो होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, थर्ड ईयर में भी पढ़ चुके हैं, फोर्थ ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि एक डिफ्यूज फिनोमिना है। तो अगर लिवर में कहीं भी आपको लीजन मिल रहा है जो कि सिरोटिक इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है,
तो उस सिरोटिक इन्वॉल्वमेंट जो है उसने अल्टीमेटली पूरे के पूरे लिवर को इन्वॉल्व करना ही है, लिवर की जनरलाइज इन्वॉल्वमेंट उसमें होनी है। तो सिरोसिस के केस में भी आप लोग लिवर की रिसेक्शन को परफॉर्म नहीं करते। दूसरा बच्चे आप ये देखें कि रिसेक्शन के आगे इसने फर्दर ट्रीटमेंट या फ्लो चार्ट नहीं डिस्प्ले किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बेसिकली अगर किसी बंदे का हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा इन 4 रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है, नॉन सिरोटिक है, सिंगल लीजन है, चाइल्ड ए में फॉल कर रहा है या नोवो मेटास्टेसिस, उसके अंदर मेटास्टेसिस नहीं है, तो सिंपली आप जो लीजन होगा लिवर का उसको रिमूव करेंगे और पेशेंट का पेट बंद कर देंगे, बस। बाकी आप उसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट देंगे, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे, पेन के लिए ट्रीटमेंट देंगे, आगे उसकी फर्दर मॉनिटरिंग करेंगे कि किसी किस्म का लीजन डेवलप ना हो या लीजन की रिकरेंस तो नहीं हो रही, सिम्टम्स दोबारा तो नहीं आ रहे। अब बच्चे सवाल पैदा होता है कि अगर पेशेंट जो है काबिल है इसके कि रिसेक्शन या ट्रांसप्लांटेशन की जाए, तो ट्रांसप्लांटेशन में फिर आप लोग जाते हैं इस ऑप्शन पे जिसका मतलब है ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांट। व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्थोटॉपिक? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए बच्चा, ट्रांसप्लांट जो होता है ना, ऑर्थो दो तरह का होता है। एक होता है ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांट, एक होता है लिवर ट्रांसप्लांट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनरली आप लोगों को ये वाली बात बता देता हूँ। ये देखें, एक होता है बच्चे ऑर्थोटॉपिक और दूसरा होता है हेट्रोटॉपिक। अब इन दोनों से मुराद क्या है? ऑर्थोटॉपिक से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक बंदा है, ये इसका रिब केज है सारे का सारा, और आपको पता है कि नॉर्मली जो लिवर होता है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ प्रेजेंट होता है अंडर द रिब केज। तो लिवर अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, आपने इस बंदे की सर्जरी की और सर्जरी करके इसका लिवर रिमूव कर दिया। अब आपने यहाँ पे दूसरा लिवर एक लिविंग डोनर का ट्रांसप्लांट करना है, तो सेम साइट पे उस टिश्यू को लोकेट करेंगे। मतलब जिस जगह पे ओरिजिनली टिश्यू पड़ा हुआ था ना उस बंदे का, लिवर नॉर्मली कहाँ पे होता है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। तो जो आप ट्रांसप्लांटेड टिश्यू रखेंगे वो भी आप लोग राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में ही रखेंगे। इसका मतलब होता है ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांट। ऑर्थो का यहाँ पे रेफरेंस बन रहा है कि सेम साइट पे आप ट्रांसप्लांटेड टिश्यू को रखें जहां पे वो ओरिजिनली मौजूद था वो ऑर्गन। हेट्रोटॉपिक ट्रांसप्लांटेशन से मुराद ये होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं, ये अनकॉमन है, इतनी कॉमन नहीं है जितना ऑर्थोटॉपिक कॉमन है लिवर ट्रांसप्लांट। हेट्रोटॉपिक के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल बंदे का जो है लिवर वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में ही प्रेजेंट था, लेकिन आपने जो ये रिमूव किया क्योंकि इसके अंदर कैंसर था, तो ट्रांसप्लांटेड लिवर का जो टिश्यू है अब आप वो कहीं एब्डोमेन में रख रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसको सूचर कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि एब्डोमेन को इस चीज से फर्क जरूर पड़ता है कि आप चीज को कहाँ लोकेट कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से कोई नई बीमारी डेवलप कर जाए। हाँ, पास हो सकती है, इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है किसी किस्म का, या आप ये कह लें कि कोई प्रेशर चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन इतना कोई पैरामाउंट डिफरेंस नहीं पड़ता खास तौर पे लिवर के केस में। लेकिन लिवर को हम हमेशा ऑर्थोटॉपिकली प्लेस करते हैं। उसकी वजह यह है बच्चे, आपको पता है कि लिवर सेल्फ रीजनरेटिव एबिलिटीज रखता है, लिवर खुद रीजनरेट कर सकता है। जब लिवर खुद रीजनरेट करने की एबिलिटी रखेगा तो वो स्वेल करेगा, वो फूलेगा साइज में। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम इज द आइडियल प्लेस टू हैव योर लिवर ट्रांसप्लांट डन। अब आप देखें कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। एक लीजन अगर 5 सेंटीमीटर से कम हो, 3 लीजन अगर 3 सेंटीमीटर से कम हो। ये आपको मैं बताऊं कि ये बेसिकली हम लोग मिलान क्राइटेरिया ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली वही है, चाइल्ड ए बी सी किसी में भी हो, वास्कुलर इन्वेजन उसकी ना हो और मेटास्टेसिस ना हो, तो फिर आपने उसका लिवर ट्रांसप्लांट करना ही करना है, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे आपके पास ये है एलडीएलटी। एलडीएलटी के अंदर ये है कि एलडीएलटी से मुराद यही था, ये मैंने नीचे भी लिखा है, बुक में लिखा है, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, कि लिविंग डोनर से आप ले सकते हैं तो उससे ले लीजिए, अगर वो नहीं अवेलेबल तो फिर आप क्या करें, यूएनओएस लिस्ट को देखें। बच्चे, यूनाइटेड नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग बेसिकली एक इंटरनेशनल फोरम है जिसके ऊपर आपको फॉरेन डेड बॉडीज भी मिल सकती हैं जिन्होंने अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने का कहा होता है, और हॉस्पिटल्स उनको प्रिजर्व करके रख लेते हैं। कैडावर्स के लिवर भी ट्रांसप्लांट हो जाते हैं अगर वो वक्त पे रिमूव कर लिए जाएं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई यूनाइटेड नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग का इतना कोई एक्टिव फोरम मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ लिविंग जो डोनर होता है उसी को ही प्रेफर किया जाता है। उसके बाद आप ये देखें कि मेल्ड स्कोर जो है
वो भी अगर उसको भी आपने कंसिडर करना है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि नो और यस में अगर आ जाता है, अगर नहीं है, कैडावर नहीं अवेलेबल, तो फिर आप ऑर्थो टॉपिक को ही प्रेफर करेंगे। और अगर आपको ये वाली ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप कैडावर से लिवर डोनेट करने के बाद, ट्रांसप्लांट करने के बाद न्यू एड्यूवेंट थेरेपी करेंगे, और के साथ मतलब न्यू एड्यूवेंट थेरेपी करेंगे। और न्यू एड्यूवेंट थेरेपी जो होती है बच्चे, इसके अंदर आप 3 चीजें यूज कर सकते हैं। या तो आप यूज कर सकते हैं 90 यूट्रियम का आइसोटोप, या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ठीक हो गया। या फिर आप यूज कर सकते हैं ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। बच्चे जो जो इसकी डिटेल मुझे इस वक्त पता है मैं आपको वो बता देता हूं, क्योंकि बुक्स के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल इनके बारे में नहीं लिखी हुई। इवन बेले ने भी इन टेक्निक्स के बारे में मतलब रिसर्चेस की बातें ज्यादा लिखी हुई हैं, और जो कंफर्म बातें हैं वो बहुत कम लिखी हुई हैं। बल्कि बेले ने तो उसको बिल्कुल टच ही वैसे नहीं किया हुआ। चले मैं आप लोगों को बच्चे ये बता देता हूं, एक चीज तो याद रखिएगा कि जो लोकल एब्लेशन होती है ना, वो चलिए ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा पहले ये सुन लें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन जो है एक टेक्निक है, जिसके अंदर आप लोग एब्लेट कर लेते हैं रेडियो वेव्स को, या रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स को यूज करते हुए उस टिश्यू को जो कि डैमेजिंग है। ठीक है। टेस्ट के अंदर हम बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट एक बड़े मजे की टेक्निक है, ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये लिवर है, ठीक है। लिवर के आपको पता है बच्चे के 8 जो है वो सेगमेंट्स हैं, ठीक हो गया। 8 सेगमेंट्स हैं और 2 इसके बेसिकली लोब्स हैं, लेकिन कुछ बुक्स ने ये भी कहा हुआ है कि लिवर के लोब्स 3 है। लेफ्ट है, एक इमेजिनरी मिडल लोब है, और साथ राइट लोब है। हम इस डिस्कशन में फर्दर अभी नहीं जाते, आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी आप लोग सुनिए कि बेसिकली हो कहा यह जाता है कि लिवर के हर सेगमेंट की, आपको पता है ना, कोई नॉट्स क्लासिफिकेशन है लिवर के सेगमेंट्स की, जो कि आप लोग सेकंड ईयर के अंदर केएलएम के अंदर पढ़ के आए हुए हैं। तो कोई नॉट्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बच्चे लिवर के सेगमेंट में हर सेगमेंट की अपनी पोर्टल वेन, अपनी हिपैटिक आर्टरी है, और अपनी ही जो सेंट्रल वेन है, वो सेंट्रल वेन तो खैर होती ही है, उसकी मेन ब्रांच भी अलग अलग है। तो ये कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक बंदे के लिवर में इस सेगमेंट के अंदर जो है वो लीजन मौजूद है, ये कैंसरस सेगमेंट है। तो आप क्या करेंगे कि जो आर्टरी इस जगह को जा रही है, जो आर्टरी इस एरिया को सप्लाई कर रही है, एरेट कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, आप उस आर्टरी के अंदर कीमो एम्बोलाइजेशन कर देंगे। एक ऐसा मटेरियल यहाँ पे क्लॉग कर देंगे, क्लॉग से मुराद है फंसा देंगे, उसको यहाँ पे रख देंगे कि इस आर्टरी की फर्दर जो ब्लड सप्लाई है, आर्टीरियल सप्लाई है, वो यहाँ पे इस सेगमेंट को एरेट सप्लाई ना कर सके, इस एरिया को न्यूट्रिशन ना प्रोवाइड कर सके। जब इस एरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, तो ये एरिया क्या अंडरगो करेगा, श्रिंकेज अंडरगो करेगा, एट्रफी हो जाएगा, नेक्रोज हो जाएगा। ये चीज आपने बच्चे याद रखनी है, ठीक हो गया। कि ये टेस्ट की ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन की टेक्निक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं लोकलाइज्ड लीजन्स को ट्रीट करने के लिए। एक और छोटी सी बात आपको मैं बताऊं, जो कि मैंने वॉशिंगटन मैनुअल से आप लोगों के लिए नोट किया है, कि कब मतलब वहां पे ना इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का, वहां पे बेसिकली 3 हेडिंग्स में दिया हुआ है। लिखा है कि जो आइडियल चॉइस है वो है ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांट। सबसे पहले आप लोग ये लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट बच्चे जो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे वो है, दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है सर्जिकल रिसेक्शन। सर्जिकल रिसेक्शन जो होती है, मतलब ये वॉशिंगटन मैनुअल की बात बता रहा हूं बच्चे, अभी मैं उस चार्ट की बात नहीं कर रहा। सर्जिकल रिसेक्शन आप लोग तब प्रेफर करते हैं जब लिवर का जो बैकग्राउंड है वो नॉर्मल है। आप लोग ये लिखें कि नॉर्मल बैकग्राउंड लिवर, ये यानी कि उसके अंदर सिरोसिस वगैरह नहीं मौजूद। तीसरी चीज जो बच्चे आपको यहाँ पे बतानी है वो है लोकल एब्लेशन। लोकल एब्लेशन जो है, यही जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन मैंने बताई, आप लोग हमेशा प्रेफर करते हैं उन लीजन के लिए जो कि अर्ली हो। अर्ली हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लीजन्स के लिए आप लोग लोकल एब्लेशन को प्रेफर करते हैं। तो ये वाले जो 3 पॉइंट्स है, ये बेसिकली एमसीक्यू के हिसाब से आपको ज्यादा काम आएंगे कि जो आइडियल ट्रीटमेंट है वो ट्रांसप्लांटेशन ही है। लेकिन अगर इतनी डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर आप लोग रिजेक्शन की तरफ जाएंगे। और बच्चे मिलान क्राइटेरिया बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना, टिप्स पे होना चाहिए। उसके बाद बच्चे देखें कि अगर एक बंदा, मेरा एरो फॉलो कीजिए,
हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का पेशेंट है और ना हम उसकी रिजेक्शन कर सकते हैं, ना ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, तो फिर हम उसके साथ क्या करेंगे? अगर वो ट्रांसप्लांट पेशेंट नहीं है, तो बच्चे फिर हमारी वही वाली बात आएगी कि हम उसकी पैलिएशन की तरफ जाएँगे, कोमॉर्बिड फैक्टर्स उसके आइडेंटिफाई करेंगे, अगर उसके कोमॉर्बिड फैक्टर्स हैं, तो वो ट्रांसप्लांट के काबिल नहीं है। जैसे अगर एक बंदा सिवियरली हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का पेशेंट है, उसकी पास्ट हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और रीसेंट पास्ट हिस्ट्री है, साथ ही साथ हाइपरटेंशन की क्राइसिस की हिस्ट्री है, अर्जेंसी की हिस्ट्री है, इमरजेंसी की हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, तो फिर आप इन ये कोमॉर्बिड फैक्टर्स होते हैं। या इतना ज़्यादा ओबीज़ है, इतना ज़्यादा मॉर्बिडली ओबीज़ है, तो ये सारे कोमॉर्बिड फैक्टर्स हैं, ये आप लोग देख भी सकते हैं, जनरल सर्जरी में भी दिए हुए हैं। या 4 से ज़्यादा लीजन्स हैं, ठीक है, या ग्रॉस वास्कुलर इन्वेजन है, यानी कि वेसल्स के अंदर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन्वेड कर चुका है, उनको पहुंच चुका है और लिम्फ नोड्स के अंदर भी मेटास्टेसिस पॉजिटिव है या बॉडी में कई और मेटास्टेसिस जा चुके हैं। हालांकि कैंसर के कोर्स में होता अक्सर यही है कि पहले लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके बाद ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये बहुत रेयर इवेंट होता है कि पहले डिस्टली आपको ट्यूमर मिलना शुरू हो जाए और जो लोकल लिम्फ नोड्स हैं, जो सेंटाइनल लिम्फ नोड्स हैं, वहां पे आपको ना मिले, ठीक है। तो इस केस में बच्चे आप लोग देते हैं सोराफेनिब। सोराफेनिब जो है बच्चे ये मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन इफ आई रिमेंबर मेरे ख्याल से सोराफेनिब जो है इमिटेनिब और इनकी तरह की एक ड्रग है जो कि यूज की जाती है बहुत कॉमनली, बेसिकली टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आई थिंक ये आती है, इफ आई एम ट्रू, या आप लोग बाद में चेक कर लीजिएगा। सोराफेनिब अगर आप में से किसी को पता है तो आप लोग बता भी सकते हैं। हिजाब कह रही हैं यस, ओके, थैंक यू सो मच बच्चे फॉर असिस्टेंस। नेक्स्ट बच्चे अब आप ये देखें कि क्लिनिकल ट्रायल्स में कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट जो हैं वो और देखे गए हैं। कहते हैं परक्यूटेनियस या लैप्रोस्कोपिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की गई है, ठीक है, सिंगल लीजन के लिए लेस देन 5 सेंटीमीटर के लिए ये भी देखा गया है। इसके अलावा टेस्ट ट्रांस आर्टीरियल केमो एम्बोलाइजेशन भी की गई है उन लीजन के लिए भी, इवन जो कि मल्टीफोकल हो और 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, लेकिन बिलिरुबिन उनका 3 से कम हो। अच्छा, अब एक चीज बच्चे आप देखें, ये बहुत मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रहा हूं ताकि ये हमारी बिल्कुल हमें बिल्कुल याद हो जाए और हमारे माइंड में घुस जाए बिल्कुल। वो ये बता रहा हूं कि ये जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट इसका एक और दिया हुआ है कि अगर बंदा चाइल्ड सी के अंदर फॉल कर रहा है और वो फिट भी नहीं है ट्रांसप्लांटेशन के लिए और उसका बिलिरुबिन भी 3 से ज्यादा है, तो फिर आप न्यूअर एजेंट्स ट्राई करेंगे जिसका नेम इन्होंने नहीं लिखे, ठीक है, जिनके नेम इन्होंने नहीं लिखे। लेकिन अगर बिलिरुबिन 3 से कम है, फिर आप टेस और 90 ईट्रियम को ट्राई कर सकते हैं। तो बच्चे ये था आपका हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की मैनेजमेंट का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये काम आएगा इंशाल्लाह ताला। जो बच्चा ये फ्लो चार्ट अच्छे तरीके से याद कर लेगा उसको कतई मुश्किल नहीं होने वाली चीजों को लिखने में। ये मैं आप लोगों के साथ पिक्चर अभी थोड़ी देर तक शेयर भी कर देता हूं बच्चे। अब आप लोगों को मैं न्यू लिंक भेज रहा हूं, जल्दी से वापस आइएगा और आप लोगों को गॉल ब्लैडर का टॉपिक स्टार्ट